एक तो ये था कि मैंने अभी बताया कि बहुत ही ऑब्जर्वेशनल होती थी उनकी कविताएं। आप जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते हैं, एक साधारण सी चीज़, रिवर व्यू मिरर जो उनकी कविता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक इंसान कैसे एक साधारण से सिंपल से टॉपिक पे इतनी अच्छी कविता लिख सकता है। एक वो और दूसरा उनका जो कहने का तरीका, जो मीटरिंग होती थी उस कविता की, ऑलमोस्ट लाइक अ रैप। રોજ રોજ નવી નવી પાંખોને પહેરવાની ઈચ્છાથી પંખીના ટોળાએ વર્ષોથી કાંતેલું ડેનિમ આકાશ સહેજ વેતરીને માપસર કાતરીને સ્ટોન વોશ ધોઈ કરી લેધરના ડોરાથી ડબલ સિવેલ કોઈ જીન્સ જેવો આપણો સંબંધ। उन्होंने मुझे उनके काम के बारे में मतलब उससे पहले उनको नेशनल अवार्ड भी 1982 में मिला है। अभी तुमने माला माल वीकली की भी बात की। आई थिंक ओह माय गॉड जो मूवी है उसमें भी उनका एज़ अ राइटर उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं जो लोग अगर कहीं दूर से भी उनका एसोसिएशन रहता है तो पीपल फ्लॉन्ट इट, है ना? लोग बताते हैं। चंदू जी वैसे नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, आपका पश्चिम लिटकास्ट के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है। ये जो एपिसोड है ये हमारी कविवार करके जो हमने सीरीज शुरू करी है उसके तहत ये एपिसोड आपके सामने आ रहा है। और अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में हम जनरली क्या करते हैं कि किसी एक कवि की कुछ बहुत ही खूबसूरत रचना उठाते हैं जो छुई अनछुई सी है, लोगों ने शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, और उसको हम पढ़ते हैं और आप तक लेकर आते हैं एक नए अंदाज में, एक अलग से अंदाज में। आज भी कोशिश वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बदलाव है। बदलाव ये है कि आज हम जिस कवि के बारे में बात करने वाले हैं उसकी रचना हम नहीं पढ़ेंगे, वो कवि खुद पढ़ेगा। लेकिन वो कवि हमारे बीच में आज नहीं है। वो कवि तो वैसे कभी जाते नहीं हैं, कभी मरते नहीं हैं। उनकी कविताई, उनकी कविता, उनकी शेरो शायरी हमेशा रहती है और आने वाली जनरेशन को प्रेरित करती है, वो बात भी सच है। लेकिन फिजिकली वो आज हमारे बीच में नहीं है। कुछ महीनों पहले पिछले साल का देहावसान हुआ, लेकिन उसके कुछ महीने पहले हमारा ये सौभाग्य था कि हमने उनकी एक बहुत ही फेमस कविता रिकॉर्ड की थी एक कार्यक्रम में। लकीली वो कविता हमारे पास रह गई, तो आज कविवार में हम वो कविता आपके सामने पेश करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं उस कवि के बारे में डिस्कस करूं, मेरे साथ हैं सुनैना। सुनैना हमारी को होस्ट हैं और सुनैना इस पश्चिम प्रोजेक्ट की को फाउंडर भी हैं। हम दोनों लोग इस कवि से बहुत ही करीबी तौर पर जुड़े हुए थे और इसलिए हमने सोचा कि आज हम उनकी बात करें। तो दोस्तों, हम लोग आज बात कर रहे हैं चंद्रकांत शाह, जो कि अमेरिका में चंदू शाह के नाम से भी जाने जाते हैं। हम लोग उनको प्यार से चंदू भाई बोलते थे। चंदू भाई का काफी समय अमेरिका में गुजरा। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपनी एक एनआरआई के तौर पर, एक प्रवासी भारतीय के तौर पर एक बहुत लंबी, बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उनकी कविताओं के बारे में। चंद्रकांत शाह बहुत ही बड़े कवि थे। अगर आप इस तरीके से देखें कि अगर कभी प्रवासी भारतीयों में कवियों का नाम लिया जाएगा तो वो मुख्यतः गुजराती भाषा में कविताएं करते थे, लेकिन उनकी पकड़ और भाषाओं में, जैसे कि अंग्रेजी और हिंदी और उर्दू, उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तो उन्होंने इन भाषाओं में भी बहुत कविताएं कही, लेकिन उनका जो मेन फोकस था वो गुजराती में था। चंदू भाई जब अमेरिका आए उसके पहले ही वो बहुत बड़े स्टार थे। चंदू भाई सिर्फ कवि ही नहीं थे, चंदू भाई एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्होंने फिल्म राइटर भी थे। एक बड़ी ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस मूवी है माला माल वीकली, उसके वो राइटर थे। फिर एक 2-3 अंग्रेजी फिल्में उन्होंने को प्रोड्यूस करी, तो वहाँ पे भी हाथ उनका रहा।
और चंदू भाई एक बहुत ही बड़े रंगकर्मी भी थे। अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका के इस हिस्से में भारतीय जो नाट्य मंच है, उसको लाने वाले या उसको एक नई दिशा देने वाले, वो चंद्रकांत शाह ही थे। शायद ही कोई ऐसा बड़ा कलाकार रहा हो, चाहे वो परेश रावल हो या और कोई हो, जो उनसे अछूता रहा। उन्होंने बड़े-बड़े नाटक यहाँ पे उनका मंचन किया, खुद भी लिखे, खुद भी उनका मंचन किया, खुद एक्टिंग भी की। ब्लू जीन्स करके उनका एक काव्य संग्रह है, जो बहुत भाषाओं में उसके ट्रांसलेशन हुए हैं और बहुत फेमस उनका वो काव्य संग्रह है। उस ब्लू जीन्स क्या है उसके बारे में तो वो खुद ही बताएंगे इस वीडियो में। उन्होंने एक्सप्लेन किया था उस गोष्ठी में। चंदू भाई के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो शायद ये एक एपिसोड कम पड़ेगा और हमें एक अकेला एपिसोड सिर्फ उनके बारे में ही करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमें बात उनकी कविता की करनी है, जो कविता उन्होंने पढ़ी है उसके बारे में करनी है। मैं सुनैना, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस कविवार हम लोग पहली बार दोनों एक साथ कर रहे हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चंद्रकांत शाह जी की जो हमारे चंदू भाई की जो लेगेसी है, उस लेगेसी को जो उनका, चाहे वो रंगकर्म हो, चाहे उनकी कविताई हो, चाहे उनका फ़िल्म प्रोडक्शन हो, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। आप उनकी जो आर्टिस्टिक लेगेसी है, एक कलाकार के तौर पर आप क्या देखती हैं? मनीष, मुझे बहुत खुशी है कि कविवार का ये जो एपिसोड है, इसमें हम लोग ऐसे एक इंसान के बारे में, ऐसे एक कवि के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और जो हमारे यूएस में जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें वो उनका कुछ वो शामिल रहे हैं किसी न किसी रूप में, और एक इम्प्रेशन, एक उनका प्रभाव रहा है कविताओं में, मेरी कविताओं पर। अब मैं उनका काम जब देखती हूँ ना, एक मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मैं जब उनसे पहली बार मिली, तो उन्होंने मुझे उनके काम के बारे में, मतलब उससे पहले उनको नेशनल अवार्ड भी 1982 में मिला है। अभी तुमने माला माल वीकली की भी बात की। आई थिंक ओह माय गॉड जो मूवी है, उसमें भी उनका एज़ अ राइटर उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं, जो लोग अगर कहीं दूर से भी उनका एसोसिएशन रहता है, तो पीपल फ्लॉन्ट इट, है ना? लोग बताते हैं। चंदू जी वैसे नहीं थे, एंड दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट हिम। और उसका कारण ये नहीं था कि वो छुपाना चाहते थे, उसका कारण ये था कि जब वो आपसे, किसी भी कवि या किसी भी इंसान से पहली बार मिलते थे, तो ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू, राइट? तो वो आपके साथ कंफर्टेबल होके, आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, अगर आप राइटर हो तो राइटिंग में कैसे इंटरेस्टेड हो, कौन आपके इन्फ्लुएंसेस हैं। तो ही वॉज वेरी जेन्युइनली, इट वाज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑनेस्टी। वो आपके बारे में पता करते थे, फिर आपको बताते थे कि शहर में और कहाँ कहाँ पोइट्री के सेशंस होते थे, कविताओं की गोष्ठियाँ होती थी, रंगमंच के कार्यक्रम कहाँ कहाँ है, और वो कहीं न कहीं आपको इमीडिएटली जोड़ देते थे। एक बड़ा जो एक इकोसिस्टम है यहाँ पे। तो आपके लिए वो एक कनेक्शन इमीडिएटली बन जाते थे। तो मुझे वो बहुत सालों तक पता ही नहीं था कि उनके पीछे इतना सारा सक्सेस है, जो उनकी एक कंपनी जो चलाते थे वो सक्सेसफुली, और जो कंपनी अभी भी चल रही है, वो तो एक था ही, उनका करियर में काफ़ी उनकी सफलताएँ थी ही। लेकिन एज़ अ राइटर, एज़ अ पोएट, इतना कुछ इतनी सारी सक्सेस थी, सफलता थी, शोहरत थी, और इतने बड़े-बड़े लोगों ने उनके साथ काम किया था, इतने बड़े-बड़े लोग उनको जानते थे, ये आपको कभी नहीं पता चलता अनलेस यू गूगल, और या कहीं उनकी तस्वीर दिख जाती थी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी या तो उनकी पर्सनैलिटी थी वैसी, तो कहीं न कहीं जब आपके काम में आपको सफलता मिलती है, तो आप कहीं, अगर वो सफलता आपके इफ इट गोज़ टू योर हेड, तो ये आपका एक ग्राउंडिंग सिस्टम हो जाता है कि भई ठीक है, आगे बढ़ो ना, अगला काम करो। तो एक ह्यूमन बीइंग की एक लेगेसी मैं ये कहूँगी। उनकी जो राइटिंग की लेगेसी है, अगर आप उनकी ये जो जिस कविता की आज हम बात कर रहे हैं, या इस तरह की और भी कविताएँ, हमने तो उनकी और भी कविताएँ सुनी हैं। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि कविता का जो टॉपिक होता था, वो बहुत यूनिवर्सल होता था।
कि कहीं ड्राइव कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप अपनी मदर के साथ बात कर रहे हैं, आप इतने दूर रह रहे हैं इंडिया से या किसी और देश में रह रहे हैं, तो आपकी क्या इमोशंस हैं? तो आपका कनेक्शन टॉपिक ऐसा होता था कि आप इमीडिएटली कनेक्टेड फ़ील हो करते थे उससे। आप जुड़ जाते थे, आपकी भी फीलिंग्स एक्सप्रेस वो कर रहे थे, ऐसा लगता। तो क्या होता है हम लोग कभी-कभी सिर्फ़ ऊपर की परतों को छूते हैं कविताओं में। और ऊपर की परतों को छूने में हमारी जो कमी रह जाती है नीचे जाने में, हम कभी-कभी वो बारी-भरकम शब्दों से उसको ढक देते हैं। पर चंदू जी को ये ज़रूरत ही नहीं थी। वो ऊपर की परतों से नीचे कब चले जाते थे और उसके नीचे कब चले जाते थे, उसके नीचे कब चले जाते थे। एक बहुत ही सटल मैसेज रहता था, जो आपको छू जाता था और आपके साथ बहुत देर तक चलता जी। था वो। तो ये मुझे उनकी एज़ अ राइटर ये मुझे खूबी उनकी बहुत अच्छी लगी। मुझे याद है जब मैं पहली बार ज़िक्र उसका मेरा जो प्रोग्राम है पोएट्री का इंडिया में करती हूँ मोनिका के साथ, जब उसको पहली बार जब मैं जा रही थी इंडिया वो करने के लिए तो मैंने उनसे एडवाइस ली थी। मैंने कहा कि आप इतने हज़ारों में आपके प्रोग्राम्स होते हैं पोएट्री में यहाँ यूएस में भी जब उनकी पोएट्री के प्रोग्राम्स होते थे गुजराती में, तो हज़ारों की तादाद में लोग बैठते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था, उनसे एडवाइस ली थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कविताओं पे तो मैं तुम्हें क्या ही कहूँ, लेकिन पॉजेज़ कहाँ ले रही हो, ये मुझे बताओ। और ये बहुत अच्छी एडवाइस है मनीष कि आप उसमें ठहराव कहाँ है आपकी कविताओं में। अगर आप ये समझ लो, तो कविता एक मंच आप एक माहौल बना सकते हो। अ, चंदू जी एक ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ उनका काम आपके साथ हमेशा चलता रहेगा। मनीष तुमने भी उनके साथ काफ़ी काम किया है और ये जो कविता है जो तुमने रिकॉर्ड की उनकी शायद कुछ आखिरी कविताओं रेसिटेशंस में से रही होगी। तुम्हें क्या लगता है इस कविता के बारे में? एज़ अ राइटर तुम उनके बारे में क्या फ़ील करते हो? मेरा एक बहुत ही सादा-सा और बहुत ही प्लेन ऑब्ज़र्वेशन उनकी कविताओं के बारे में रहा। एक तो ये था कि मैंने अभी बताया कि बहुत ही ऑब्ज़र्वेशनल होती थी उनकी कविताएँ। आप जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते हैं, एक साधारण-सी चीज़, रिवर व्यू मिरर जो उनकी कविता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक इंसान कैसे एक साधारण से सिंपल से टॉपिक पे इतनी अच्छी कविता लिख सकता है। एक वो और दूसरा उनका जो कहने का तरीका जो मीटरिंग होती थी उस हुँ, कविता की ऑलमोस्ट लाइक अ रैप। हुँ। अम, आवाज़ में भी लेकिन उतार-चढ़ाव जो होता था ना उनका, हाँ, बढ़ने-चढ़ने उतार-चढ़ाव का, जो होता था, वो आप चाहे वो तो कुछ चीज़ सीख सकते थे उनसे हर बार। बिल्कुल वो एक मैंने जो एक एज़ अ फैन मैं तो उनको एज़ अ फैन ही देखता था पहली बार जब मैंने उनको सुना उसके बाद से तो मैं कायल ही हो गया था उनका। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट लगी उनके पूरे इस कवि चंदू शाह के हुँ, ऑरा में, वो ये कि बहुत लोगों से मैंने सुना है, बहुत लोग जिनसे मैं भारत में बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि यार जो विदेशों में बसे भारतीय हैं, जो प्रवासी लोग हैं, दे आर प्रिविलेज्ड, लेकिन वो जो क्वालिटी जो कविताओं में होती है, वो जो हिंदुस्तान में दिखती है, वो विदेशों में नहीं दिखती है। और ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से चंदू भाई एक ऐसा एग्जाम्पल है कि वो एक मतलब मैं एक करारा जवाब है, मैं बोलना तो कुछ और चाहता था, लेकिन वो एक करारा जवाब है ऐसे लोगों की सोच पर कि उनको ऐसा लगता है कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको लिखना नहीं आता। हुँ। अगर कोई चंदू भाई की ब्लू जीन्स का जो कलेक्शन है वो सुने, उसको समझ में आएगा कि वो गहराई पोइट्री का जो पुरोधा होता है उसके पास ही ऐसे तीर हो सकते हैं उसके तरकश में। हाँ, मुझे तो लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो वो बहुत ही सहजता से कहते थे कहीं न कहीं शायद उनको खुद पता नहीं था कि वो कितने गिफ्टेड थे। कितने गिफ्टेड थे, यस। शायद ये हो है। ये और सिर्फ देखिए एक तो गिफ्ट तो था ही उनको, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको गॉड गिफ्ट था जो उनकी जो आर्ट थी, कहने को तो वो इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन जो उनकी आर्ट थी उस आर्ट तो उनको गिफ्ट था डेफिनेटली।
लेकिन उसको एक क्राफ्ट के तरीके से सीखना या उसको उस तरीके से सहेज के रखना, उसके नुआंसेस समझने, उसकी टेक्निकलिटीज समझनी, जैसे उन्होंने आपको बताया कि कहाँ पे पॉज लेने क्या, क्योंकि ये चीज तो उन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ऑब्जर्व किया होगा, सीखा होगा वो क्राफ्ट, क्योंकि कविता लिखना कहना एक गिफ्ट भी है और एक क्राफ्ट भी है। मैं क्या बोलूं इसमें अगर हम बोलते जाएंगे तो बोलते ही जाएंगे, लेकिन हम आते हैं उनकी कविता पर। तो दोस्तों, इस कविता के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सुनने ने बताया कि ब्लू जीन्स उनकी एक कविता है, उसी इसका एक सेक्शन उन्होंने पढ़ा था। पिछले साल सितंबर में हमने यहाँ पर एक गोष्ठी कराई थी, युगानुगूंज मीडिया करके एक भारत की संस्था है, उनके साथ मिलकर। और चंदू भाई वहां पे आए थे। उस वक्त वो अपनी बीमारी से जूझ रहे थे और उसके शायद 2-3 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया था। तो उस हालत में भी उन्होंने जिस जबरदस्त तरीके से वो कविता पाठ किया है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा। ये जो उनकी कविता है ओरिजिनली वो गुजराती में है, लेकिन उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है, अनुवाद, वो यहाँ की खुद एक बहुत ही फेमस कवयित्री हैं, पॉपी चरनालिया जी, उन्होंने उसका तर्जुमा किया था हिंदी में, और वो भी थी वहाँ पे उस गोष्ठी में। मैंने पॉपी से बात करी कि आप अगर थोड़ा सा इस ट्रांसलेशन के बारे में कुछ 2 शब्द बताएं। तो चलिए फटाफट सुन लेते हैं कि पॉपी का क्या कहना है इस कविता के बारे में, जिसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया, और फिर हम चंदू भाई की जो उन्होंने खुद ये कविता पढ़ी है उसको हम चला देते हैं। घुटने से फटी हुई जीन्स में दिखता है दूर तक फैला हुआ रास्ता, और क्वाइट से रास्ते में कावासाकी का कलशोर, थोड़ा बस थोड़ा भुनभुनाना, और फिर टाइट क्लोजअप में दिखती है मुझसे लिपट कर बाइक पे बैठी तू, और 120 की स्पीड पर तेरा मुझ में समा जाना और मेरा तुझ में उलझ जाना। कौन ऐसे रोमांस लिखता है? इतना खूबसूरत रोमांस हमारे चंदू भाई लिखते थे। आज हृदय से, खुशी से और आंसुओं से मैं चंदू भाई को नमन करती हूँ। मेरा बहुत बहुत अहोभाग्य कि चंदू भाई ने मुझे अपनी इस कविता को हिंदी में अनुवाद करने के लिए चुना। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और फिर से मैं चंदू भाई को और उनके सुंदर परिवार को नमन करती हूँ। So this is the most contemporary Gujarati poem or contemporary poetry, forget Gujarati, but poetry by itself. Is, as she said, my one book is called Blue Jeans. All 60 poems in that book is about blue jeans. So it talks in the language of blue jeans, but it talks about our jeans. So Gujarati mein is, both of them are spelled the same, so I have that big advantage of. So I'll read the very first poem of Blue Jeans that I wrote. This was written as it is while driving from Boston to New York. So there was a commercial on radio that said that when you put your jeans for washing, check your pockets. Because you wear jeans for 2-3 months, you don't know what's in there. So commercial was very sneaky. That said, you may find $1 bill in that, in your pocket. So that's your saving, because you didn't know it was there. So if you stay in our Motel 6 will save you money. This was a commercial. And that triggered this poem as it is. So, poem is in Gujarati, but thankful to Poppy ji, जिन्होंने हिंदी में translate किया. Now, the flavor of Gujarati is completely different, which not easy to bring it into Hindi, but Poppy ji, she did the best. So, I'll give you a flavor of Gujarati in one stanza, and then I'll read the Hindi poem. Okay? ધોવા નાખેલ જીન્સનું ગીત. ધોવા નાખેલ જીન્સનું ગીત. તો મળે ડાબા ખિસ્સામાં એક ડૂચો વળી ગયેલ મોરલાનો ટવકો. તે મળે જમણા ખિસ્સામાં એક સૂકો પડેલ બોર ચણિયાનો ઠળિયો. મળે ડાબા ખિસ્સામાં
એક ડૂચો વળી ગયેલ મોરલાનો ઢવકો જે સાંભળીને તે મને આપેલ કે તું જીન્સ મારું પહેરે તો ઓચિંતો સાવ તને જડે એમ મેં જ મારા હાથે રાખેલ, એવું કંઈક મળે. જમણા કિસ્સામાં એક સૂકો પડેલ બોર ચણિયાનો ઠળિયો જે ચાખીને તે મને આપેલ કે ચગડી શકું જો તને આખે આખી તો કેવું લાગે, એ બાને મેં પોતે ચાખેલ. ને રોજ રોજ નવી નવી પાંખોને પહેરવાની ઈચ્છાથી પંખીના ટોળાએ વર્ષોથી કાતેલું ડેનિમ આકાશ. રોજ રોજ નવી નવી પાંખોને પહેરવાની ઈચ્છાથી પંખીના ટોળાએ વર્ષોથી કાતેલું ડેનિમ આકાશ સહેજ વેતરીને માપસર કાતરીને સ્ટોન વોશ ધોઈ કરી લેધરના દોરાથી ડબલ સીવેલ કોઈ જીન્સ જેવો આપણો સંબંધ. પહેલવેલી વાર તારો હાથ મારા હાથે પકડેલ, પહેલવેલી વાર તારો હાથ મારા હાથે પકડેલ ત્યારે કોઈ નહીં ક્યાંય સુધી કશું બોલેલ અને દુનિયા આખી એવી નર્વસ થયેલ. પછી હથેળીનો પરસેવો આપણે લૂછેલ, એના ડાઘા દેખાય મારા જીન્સ ઉપર આજે પણ એવા કે લેધરના દોરાથી ડબલ સીવેલ જીન્સ જેવું આપણું. So now I won't read because that will give the surprise. So, धोआ नाखेल jeans. We didn't translate that. The jeans that put in the laundry. तो बाएं पॉकेट से शायद मिले कुछ सूखे हुए गुलाब की पंखड़ियां, पत्तियां जो तूने मुझे बर्थडे की गिफ्ट में दी होगी, या फिर तू जीन्स मेरा पहने और तुझे सरप्राइज देने मैंने ही अपने हाथों से रखी होगी, ऐसा कुछ. दाएं पॉकेट से शायद मिले गुड़ाईवा और मार्जिपान चॉकलेट के रैपर्स जो एक बाइट चख के तूने मुझे दिए हो, या फिर चॉकलेट जैसी तू और तुझे मैंने थोड़ा सा चखा हो, इस बहाने मैंने ही रखा हो, ऐसा कुछ. रोज रोज नए नए पंख पहनने के लिए हजारों पंछियों ने बरसों से बुना हुआ डेनिम आकाश, हजारों पंछियों ने बरसों से बुना हुआ डेनिम आकाश थोड़ा कांट छाट स्टोन वॉश धोकर के लेदर के धागे से डबल सिगड़ाई वाले जीन्स जैसा अपना संबंध, ऐसी अपनी बॉन्डिंग. वाह. जीन्स जैसा अपना संबंध, ऐसी अपनी बॉन्डिंग. फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार जब तेरा हाथ मेरे हाथों में थामा था, देर तक कोई कुछ नहीं बोला था, बैठे रहे थे खामोश. अचानक सारी दुनिया ऐसी नर्वस हुई और फिर हथेलियों का पसीना जब हमने पूछा, उसके दाग आज भी मेरे जीन्स पर दिखते हैं, ऐसे ही फ्रेश, अछूते, इंटैक्ट. तो लेदर के धागे से डबल सिलाई मारे हुई कोई जीन्स जैसा अपना संबंध, ऐसी अपनी बॉन्डिंग. और नीचे की फोल्ड थोड़ी खोलते ही दूर दूर तक फैला हुआ रेत का दरिया. वाह वाह वाह. नीचे की फोल्ड थोड़ी खोलते ही मिलेगा दूर दूर तक फैला हुआ रेत का दरिया. दरिया के पानी से भीगी हुई रेत पर नक्शे कदम, थोड़े मेरे, थोड़े तुम्हारे, थोड़े मेरे, बहुत सुंदर. और घुटनों से फटी हुई जीन्स में दिखाई देता है दूर दूर तक फैला हुआ एक रास्ता. घुटनों से फटी हुई जीन्स में से दिखाई देता है दूर दूर तक फैला हुआ एक रास्ता. और क्वाइट से रास्ते पर सुनाई देता है कावासाकी का कलशोर, कुछ बज बुनबुनाना. और फिर दिखाई देता है टाइट क्लोजअप में बाइक ऊपर मुझे लिपट कर बैठी हुई तू. फिर 120 की स्पीड से तेरा मुझ में समा जाना, मेरा तुझ में उलझा जाना. वाह वाह, क्या बात है. फिर 120 की स्पीड से तेरा मुझ में समा जाना, मेरा तुझ में उलझा जाना. और काउबॉय की तरह मेरा तेरे ख्यालों के खुले मैदानों में घूमना. काउबॉय की तरह मेरा तेरे ख्यालों के खुले मैदानों में घूमना. कुछ खुले मैदानों में घूमना, कानों में हल्की सी विसल बजाना और ढिचकाऊं तुझे चूमना.
वाह वाह कानों से हल्की सी विसल बजाना और ढिचकाव ढिचकाव तुझे चूमना, रोज तुझे रफ रफ चाहना और मिलने को अश्वों की तरह दौड़ भाग आना, ये सब तो मेरे लिए स्वाभाविक है। ये सब तो मेरे लिए स्वाभाविक है। ऊपर से तेरे फेंके हुए लाशों में हमेशा खींचता चला आना, ऊपर से तेरे फेंके हुए लाशों में हमेशा खींचता चला आना, फिर 120 की स्पीड से तेरा मुझ में समा जाना, मैं तुझ में उलझा जाना, मेरा तुझ में उलझाना। और बैक पॉकेट में मिले एक इच्छा, 2 बातें और 3-4 सेलिब्रेशंस की मेमोरीज। बैक पॉकेट में मिले एक इच्छा, 2 बातें और 3-4 सेलिब्रेशंस की मेमोरीज। इच्छा में हो एक ISI मार्क वाला और एग मार्क छाप, मुझे फिटो फिट हुए और तुझे अप टू डेट लगे, वैसा ज्यादा बैगी ना हो, वैसा हमारा मिलना। वाह इच्छा में हो एक IS मार्क वाला एग मार्क छाप, मुझे फिटो फिट हो, तुझे अप टू डेट लगे, ऐसा ज्यादा बैगी ना हो, वैसा हमारा मिलना। और बातों में मैंने जो कहा ही नहीं, उसमें से तुझे जितना भी याद हो। बातों में मैंने जो कुछ कहा ही नहीं, उसमें जितना भी याद हो, और फिर तेरी आंखों से जस्ट लाइक दैट जो मैंने भी चुराया हो, और फिर तेरी आंखों से जस्ट लाइक दैट मैंने जो भी चुराया हो। तो मिल सके हैं लॉन्ड्री में डाले हुए लीवाइस के जीन्स में से क्रम्पल चिट्ठियां, डिजाइनर लेबल के बिल्स, थोड़े ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स, फिल्म की आधी कटी हुई टिकटें और कविता एक सिगरेट के खाली पैकेट पे लिखी हुई कुछ ऐसी। वाह